मेरे प्यारे students, welcome to Mathological. In this session, we'll be doing questions on averages that have appeared in previous years in RIPMAT examination and JIPMAT examination. RIPMAT यानी कि IPMAT रो तक स्टार्ट करते हैं सेशन. पहले we'll be seeing some basics of averages and then we'll be solving questions. अब जो averages के questions है थोड़ा सा लेवल बाकी टॉपिक से थोड़ा सा बेटर है जनरल क्वेश्चंस का. चलो स्टार्ट करते हैं. एंड इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू द चैनल तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल, और साथ में सेशन को भी लाइक कर देना. यू कैन ऑल्सो ज्वाइन व्हाट्सएप चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हो, और मुझे मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे @ADITYKT इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और क्वेरीज. So basically, what is an average? Average of any number of observations is always equal to sum of all the observations divided by number of observations. Sum of all the values divided by number of all the values. For example, अगर हम कहें कि there are 4 values 5, 12, 17 and 22. ठीक है, एंड वी नीड टू फाइंड आउट देयर एवरेज, कि इनका एवरेज क्या होगा. क्या करेंगे? सम ऑफ ऑल दीज वैल्यूज 5 प्लस 12 प्लस 17 प्लस 22 डिवाइडेड बाई टोटल वैल्यूज आर 4, तो डिवाइड बाई 4, दिस विल बी आवर एवरेज. तो सम हमारा आ जाएगा 5 प्लस 12 17 प्लस 17 34 प्लस 22, दैट इज इक्वल 56 डिवाइड बाई 4. एक सेकेंड, ठीक है ना? हाँ, 5 12 17 17 34, हाँ 56 बाई 4. सो आगे हमारा एवरेज इक्वल टू 40. सो एवरेज और अरिथमेटिक मीन ऑफ दीज 4 वैल्यूज दैट इज 40. ठीक है, अरिथमेटिक मीन का रेलेवेंस क्या है? जो भी हमें डेटा गिवन है, जितने भी नंबर्स गिवन है, उन सारे के सारे नंबर्स के रिस्पेक्ट में वी आर फाइंडिंग आउट वन नंबर विच इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट गिवन डेटा. तो दिस नंबर एवरेज इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डेटा. ये पूरा डेटा लिखने के बजाय हमने कहा कि एवरेज ऑफ ऑल दीज नंबर्स दैट इज 14. ठीक है, सो दिस इज एज गुड एज सेइंग कि हमने सारे के सारे नंबर्स को अगर 14 भी लिख देंगे तो भी हमारा जो सम है वो सेम ही आएगा जो फर्स्ट केस में आया, तो सम पे फर्क नहीं पड़ेगा. सो दैट इज हाउ 14 रिप्रेजेंट्स द होल डेटा. क्या ये समझ पा रहे हो? क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने डेटा में कोई चेंज करते हैं तो एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा? हमने कहा कि 5 12 17 22 जब ये नंबर्स थे तो एवरेज वॉज इक्वल टू 14. अब नाउ इफ वी ऐड ऑल दीज वैल्यूज ऑन ऑल दीज टर्म्स, अगर हम सारे के सारे टर्म्स में ऐड करें 2, इफ वी ऐड 2 इन ऑल दीज टर्म्स, तो एवरेज विल ऑल्सो इंक्रीज बाई 2, यानी कि न्यू एवरेज विल बी 14 प्लस 2. ठीक है, 2 हमने ऐड किया है 5 में, 12 में, 17 में, 22 में, तो इन दैट केस एवरेज विल ऑल्सो इंक्रीज बाई दैट पर्टिकुलर वैल्यू. सो अगर हम प्लस के ऐड कर रहे हैं अपने सारे के सारे टर्म्स में तो एवरेज विल ऑल्सो इंक्रीज बाई प्लस के. ठीक है, चेंज इन वैल्यूज एंड चेंज इन एवरेज, तो दैट इज सेम. अगर एज लॉन्ग एज हम सारे के सारे टर्म्स में वो सेम चेंज कर रहे हैं. अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, इन एवरी केस एवरेज विल ऑल्सो गेट मल्टीप्लाइड बाई 2. अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 2, तो एवरेज विल ऑल्सो गेट सब्ट्रैक्टेड बाई 2. अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो अगेन सेम कहानी है. ठीक है, सो एवरेज में भी वही सेम चेंज आएगा जो कि हम सारे के सारे टर्म्स में चेंज कर रहे हैं. क्या ये क्लियर है? क्योंकि लॉजिक क्या है, क्योंकि जैसे ही तुमने 2 ऐड किया सारे के सारे टर्म्स में तो इफेक्टिवली क्या हुआ, सम पे क्या फर्क पड़ा. हमेशा ये ध्यान रखो कि हमारा अल्टीमेटली एवरेज क्या है. एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. यही तो था. तो जैसे ही हमने कुछ एडिशन किया तो सम बदला. ठीक है, तो सम हमारा क्या हो गया? न्यू सम. इन दिस केस हर एक टर्म हमारा ऐड हुआ है 2 से, और क्योंकि n टर्म्स थे तो सम नए केस में क्या हो गया? s प्लस 2n इज द न्यू सम. तो न्यू एवरेज विल बी इक्वल टू s प्लस 2n डिवाइड बाई n, यानी कि दैट इज इक्वल टू s बाई n प्लस 2n बाई n. सो दैट इज इक्वल टू बेसिकली ये 2n क्या है? ये चेंज इन सम है. दिस इज चेंज इन सम, डेल्टा s. डेल्टा एस, ये बात समझ जाओगे तो चीज़ें और अप्रिशिएट कर पाओगे और समझ पाओगे कि डेल्टा एस हमारा ये जो चेंज आया है इसकी वजह से एवरेज में चेंज क्या आएगा? चेंज इन एवरेज विल बी इक्वल टू डेल्टा ए, दिस विल बी इक्वल टू चेंज इन सम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अब क्वेश्चंस करते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन, एवरेज स्टाइपेंड ऑफ समर इंटर्नशिप of an institute is rupees 20,000 per month. Recently, the institute announced increment of rupees 2,000 per month for all the students. तो the new average stipend of students क्या होगा? अब ऑलरेडी जो स्टाइपेंड था, एवरेज स्टाइपेंड था, दैट वाज रुपी 20,000. तो हमें अर्लियर
एवरेज इज गिवन, और फिर हमें दिया है इंस्टीट्यूट ने अनाउंस किया है इंक्रीमेंट ऑफ ₹2000 पर मंथ फॉर एवरीवन। सो सारी की सारी वैल्यूज 2000 इंक्रीज कर जाएंगी, ऑलरेडी एवरेज था 20,000। इफ ऑल वैल्यूज हैव इंक्रीज बाय 2000 तो एवरेज विल आल्सो इंक्रीज बाय 2000। सो न्यू एवरेज विल बी 20,000 प्लस 2000, स्ट्रेट अवे ऑप्शन ए 22,000। ओके, क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट इज एवरेज एज of a group of 9 friends is 22 years. Lavgir is the youngest and his age is 6 years. Then what happened to be the average age of the family just before Lavgir was born? अब लवगीर का एज एट प्रेजेंट क्या है? 6 ईयर्स है। तो 6 ईयर्स पहले की कहानी क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। एट प्रेजेंट एवरेज इज 22 ईयर्स एंड नंबर ऑफ फ्रेंड्स क्या है? दैट इज इक्वल टू 9। बट 6 ईयर्स पहले क्या होगा? सारे के सारे जो फ्रेंड्स हैं उनका जो एज है 6 ईयर से डिक्रीज हो जाएगा। तो दिस इज प्रेजेंट सिनेरियो। 6 years ago, age of every friend or every person will decrease by 6 years. सो हमारा एवरेज भी 6 से डिक्रीज हो जाएगा। 22 माइनस 6, 16 ईयर्स हो जाएगा एवरेज 6 ईयर्स एगो। बट ध्यान ये रखना है कि एन का वैल्यू 9 ही रहेगा अभी, क्योंकि एन का वैल्यू चेंज करोगे तो कहानी बदलेगी। ठीक है, एन का वैल्यू लेकर हमें अल्टीमेटली चेंज करना है, क्योंकि एवरेज एज ऑफ द फैमिली बिफोर लवगीर वाज बोर्न, दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले हम 6 ईयर्स एगो गए तो एवरेज हमारा 6 से डिक्रीज हो गया, 22 से हो गया 16। तो दैट इज राइट आफ्टर लवगीर वाज बोर्न। तो हमें चाहिए कि लवगीर के बर्थ से पहले क्या होगा। तो सम जो होगा हमारा टोटल सम ऑफ एजेस, वो लवगीर के बर्थ के बाद और लवगीर के बर्थ के पहले चेंज नहीं होगा, बट नंबर ऑफ पर्सन चेंज हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन बिफोर विल बी इक्वल टू 8, बट सम सेम ही रहेगा। तो हमारा एवरेज इन दिस केस, दिस एवरेज दिस विल बी इक्वल टू टोटल सम विच इज 16 into 9 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मेंबर्स विच आर नाउ इक्वल टू 8, क्योंकि एक वैल्यू हमारी जीरो होगी, है कि नहीं? ठीक है, एक वैल्यू जीरो होगी। तो जीरो कब हुई थी? जब किया वो बर्थ के बाद में, बट बर्थ के पहले दैट इज नॉट जीरो, डज नॉट एग्जिस्ट। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हमारा 9 से 8 हो गया, दैट इज वाई डिवाइड बाई 8 करेंगे। सो 8 2 जार 16, तो 2 into 9 यानी कि 18 ईयर्स विल बी एवरेज एज राइट बिफोर लवगीर वाज born एंड राइट आफ्टर दैट इज 16। ओके, ऑप्शन ए इज द आंसर 18। क्या ये क्लियर है? ठीक है, ओके। सो आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमने वैल्यूज दी थी 5 12 17 और 22। एवरेज हमारा आया था इस केस में इक्वल टू 14। अब मेरे मन में आया कि इनमें से एक वैल्यू को चेंज करते हैं, एक वैल्यू को चेंज करते हैं। तो 5 12 और 17 को वैसा का वैसा ही रहने देते हैं, बट लेट अस चेंज 22 टू 26। ठीक है, हमने कहा कि लास्ट वैल्यू को 22 से कर दो 26। तो ये केस क्या है? रिप्लेसमेंट का केस है, क्योंकि हमने एक वैल्यू को रिप्लेस किया है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पहले भी 4 थे, अभी भी 4 है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज नहीं हुए। ठीक है, ध्यान से समझना बात को। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे चेंज नहीं हुए, बट क्या चेंज हुआ है? हमने एक टर्म को चेंज किया है, कि रिप्लेसमेंट किया है। वी हैव रिप्लेस 22 बाई 26। ओके, अब एवरेज क्या आएगा? नाउ एवरेज विल बी इक्वल टू न्यू एवरेज ए डैश, दिस विल बी इक्वल टू 5 + 12 + 17 + 26 डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज 4। और अब आ रहा है एवरेज हमारा कितना? 60/4 विच इज 15। सो एवरेज में इंक्रीज क्या है हमारा? +1 का इंक्रीज आया, 1 का इंक्रीज आया एवरेज में, इजंट इट सो? और सम में इंक्रीज क्या होगा? सम में इंक्रीज क्यों आया होगा? बिकॉज वी हैव रिप्लेस्ड वन टर्म, 22 था इनिशियली एंड दैट इज नॉट 26, सो देयर इज अ इंक्रीज ऑफ 4 इन दैट टर्म, और वही हमारा सम में चेंज आएगा। तो डेल्टा एस क्या हुआ इस केस में? डेल्टा एस इज +4। ठीक है, डेल्टा ए क्या होगा? एवरेज में चेंज क्या होगा? एवरेज में चेंज होगा डेल्टा एस डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्योंकि वो तो चेंज नहीं हुआ यहाँ पे, वो तो सेम ही रहा है। डेल्टा एस बाई एन, और डेल्टा एस है +4, एन इज इक्वल टू 4, यानी कि +1 चेंज आएगा। तो बिना टोटल सम निकाले भी हम ये बात समझ सकते थे, इजंट इट सो? क्या ही क्लियर है? ठीक है, ओके। अगर हमने डिक्रीज किया होता तो अकॉर्डिंगली डिक्रीज हो जाता है यहाँ पे। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल वी हैव 5 वैल्यूज and average is given, that average of those 5 values that is equal to a. Now we've replaced one term, and
एवरेज डिक्रीज्ड बाई 2. सो व्हाट इज द न्यू वैल्यू या रिप्लेस्ड टर्म. ठीक है, रिप्लेस्ड टर्म, न्यू टर्म क्या है, नया जो टर्म हमने ऐड किया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट टर्म. ऑलरेडी हमारे पास 5 वैल्यूज थी, 5 वैल्यूज थी, एवरेज वाज इक्वल टू ए, बट वी हैव रिप्लेस्ड वन टर्म एंड एवरेज डिक्रीज्ड बाय 2 ड्यू टू दैट. सो व्हाट इज द न्यू टर्म, नया टर्म क्या होगा जो हमने रिप्लेस किया है अल्टीमेटली. ठीक है, पॉज करो, ट्राई करो अपने एंड पे. 5 वैल्यूज है, उनका एवरेज ये है, एक टर्म को रिप्लेस किया और एवरेज हमारा डिक्रीज कर गया 2 से. सो नया टर्म क्या रहा होगा, क्या हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं वैल्यू? डायरेक्टली नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें नहीं पता कि पिछला वाला टर्म क्या था जिसको रिप्लेस किया था. ठीक है, सो रिप्लेस्ड वन टर्म के बजाय हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए, क्योंकि अगर एग्जैक्टली नहीं पता है, देखो हम क्या पता लगा सकते हैं, हमें ये तो पता है कि एवरेज पहले ए था, यानी कि सम क्या रहा होगा, 5 इंटू ए, एवरेज मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. और अभी क्या हुआ है, हमारा एवरेज डिक्रीज किया है 2 से. सो नए केस में सम क्या होगा, नए केस में सम हो जाएगा हमारा 5 इंटू ए माइनस 2 विच इज 5 ए माइनस 10. 5 ए माइनस 10 यानी कि सम में डिक्रीज आया कितना, 10 का डिक्रीज आया, डिक्रीज ऑफ 10. ये वैसे भी देख सकते हैं, डेल्टा ए हमारा हुआ है -2, तो डेल्टा एस क्या होगा भाई, डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन एन. तो डेल्टा एस हो जाएगा डेल्टा ए इंटू एन, तो -2 इंटू 5 विच इज इक्वल टू -10. तो 10 का डिक्रीज आएगा हमारे सम में, बट डिपेंड करेगा कि जो वैल्यू ने रिप्लेस की है उसका वैल्यू क्या था. तो फॉर एग्जाम्पल अगर ने बी को रिप्लेस किया था, रिप्लेस वन टर्म बी, तो इन दैट केस नया टर्म क्या होगा, नया टर्म मस्ट बी बी -10. 10 लेसर होगा तभी तो एवरेज हमारा 2 से डिक्रीज किया है. ठीक है, सो नया टर्म को हम निकालने के लिए हमें पुराना टर्म पता होना चाहिए, तो डेफिनेटली निकाल पाएंगे उस केस में. ठीक है, क्या ये क्लियर है? ओके, क्वेश्चंस करते हैं. So first question, average spending of Lata Mangeshkar for the part of the week from Monday to Saturday is rupees 4,200. She spent rupees 1,200 on Monday and rupees 1,500 on Sunday that week. The average spending for the part of the week from Tuesday to Sunday क्या होगा? अब हमें पता क्या है, हमें ऑलरेडी पता है कि एवरेज स्पेंडिंग इज 4,200 रुपीज फॉर लता मंगेशकर फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, और शी स्पेंड रुपीज 1,200 ऑन मंडे एंड रुपीज 1,500 ऑन संडे. ठीक है, और हमें करना क्या, हमें एवरेज स्पेंड निकालना ट्यूसडे के से संडे का, यानी कि मंडे को हटा देना है और संडे को ऐड कर देना है. तो रिप्लेसमेंट ही तो करना है, रिप्लेसमेंट ही तो करना है. मंडे को रुपीज 1,200 स्पेंड किया था, संडे को रुपीज 1,500 स्पेंड किया था, तो हमें यहाँ पे अल्टीमेटली रिप्लेसमेंट करना है. रिप्लेसमेंट करना है किसको किससे रिप्लेस करना है, रिप्लेसमेंट ऑफ मंडे विथ संडे, एंड मंडे spend was 1,200, संडे एक्सपेंडिचर was 1,500. तो देयर इज अ चेंज ऑफ, मंडे को संडे से रिप्लेस कर रहे हैं तो चेंज क्या आ रहा है हमारा, +300 का आ रहा है. संडे को मंडे से रिप्लेस करते तो -300 आता, मंडे को संडे से चेंज कर रहे हैं तो +300 का रिप्लेसमेंट आ रहा है हमारा. एवरेज पहले था 4,200, तो न्यू एवरेज क्या होगा हमारा, डेल्टा ए, चेंज इन एवरेज क्या होगा, डेल्टा एस डिवाइड बाई एन. चेंज इन एवरेज होगा चेंज इन सम डिवाइड बाई नंबर ऑफ वैल्यूज, और चेंज इन सम क्या आ रहा है, 300 का चेंज आ रहा है. और नंबर ऑफ वैल्यूज क्या है, मंडे से लेके सैटरडे तक 6 डेज थे, ट्यूजडे सैटरडे संडे भी 6 ही डेज है, तो नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू 6, एन इज इक्वल टू 6, तो +300/6 यानी कि +50. सो एवरेज में हमारा चेंज आएगा 50 का. इनिशियली एवरेज था 4,200, तो नाउ न्यू एवरेज विल बी 4,250. ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो ये प्रॉपर मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का. अदरवाइज ऐसे भी सोच सकते थे कि मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे प्लस सैटरडे, और ये टोटल सम आ रहा है सैटरडे. दिस इज इक्वल टू 4,200 एवरेज था तो मल्टीप्लाइड बाई 6. और सेकंड केस में हमें चाहिए एवरेज स्पेंडिंग ऑफ द पार्ट फ्रॉम ट्यूसडे टू संडे. ओके, तो ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे प्लस सैटरडे प्लस संडे. अब ये सम हमारा कितना आएगा भाई, मंडे पहले वाले केस में था तो मंडे को लेके चले जाओ राइट हैंड साइड में, तो हमारा वैल्यू ट्यूसडे से लेकर सैटरडे तक का मिल जाएगा. तो दैट विल बी 4,200 इंटू 6 माइनस मंडे का वैल्यू विच इज़ 1,200. अब प्लस संडे को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि इससे तुम्हें ये वैल्यू तो मिल गया, अब संडे ऐड करोगे तो प्लस 1,500 कर दोगे. तो यहाँ पे क्या होगा अल्टीमेटली, दिस विल बी 4,200 इंटू 6 और माइनस
1200 प्लस 1500, सो प्लस 300 आ जाएगा। बट हमें चाहिए एवरेज, सो टोटल सम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि है 6, तो डिवाइड बाई 6 कर दोगे। तो इफेक्टिवली दिस विल बी 4200 इंटू 6/6, तो 4200 प्लस 300/6, वही कहानी जो हमने डायरेक्टली कर ली थी, तो दैट विल बी 4250। तो ये लंबा मेथड है जहाँ पे सारी वैल्यूज को लिखोगे, सॉल्व करोगे, टाइम खराब करोगे। डायरेक्टली देख लो कि हम रिप्लेस कर रहे हैं एक वैल्यू को, बट हमेशा ध्यान देना है कि रिप्लेसमेंट हो रहा है कि या नई वैल्यूज का एडिशन हो रहा है। कभी कभी रिप्लेसमेंट होगा, कभी कभी नई वैल्यूज हम ऐड कर रहे होंगे। दोनों केसेस डिफरेंट है, दोनों को डिफरेंटली ट्रीट करना पड़ेगा। ओके, और जहाँ भी कन्फ्यूजन है वहाँ पे तो प्रॉपर इक्वेशन बना लो फिर। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब अभी तक हमने रिप्लेसमेंट वाले केसेस तो देख लिए। अब इसके बाद में जहाँ पे हम वैल्यूज ऐड करते हैं, नए टर्म्स को ऐड करते हैं, तो अपना नंबर ऑफ टर्म्स भी वहाँ पे चेंज होगा। ठीक है, वहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स भी चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल 5, 12, 17 एंड 22, सेम एग्जाम्पल लेते हैं। तो अभी हमारा एवरेज क्या है, 14 है। बट हमने क्या किया, हमने कुछ नए टर्म्स को ऐड किया यहाँ पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अपने फर्स्ट केस में अगर हम सिर्फ 14 ऐड करें, एक नई वैल्यू हमने ऐड की विच इज ऑल्सो इक्वल टू 14। सो अब जो नया वैल्यू हमने ऐड किया, एवरेज क्या आएगा, एवरेज विल स्टिल बी इक्वल टू 14। एवरेज हमारा चेंज नहीं होगा। और क्यों चेंज नहीं होगा, क्योंकि अभी भी हमने जो नया वैल्यू ऐड किया दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 14। जो न्यू वैल्यू ऐड किया दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 14, तो हमारा एवरेज चेंज नहीं होगा। ठीक है, बट जस्ट इन केस अगर हमने मान लो कि एवरेज इंस्टेड ऑफ 14 हमने वैल्यू जो नया ऐड किया था दैट इज इक्वल टू 19, दैट न्यू वैल्यू इज इक्वल टू 19। ओके, अब ऑलरेडी हमारे पास जो वैल्यूज थे उनका एवरेज आ रहा था 14। अभी जो नया वैल्यू हमने 19 ऐड किया है, अगर ये 14 होता, थिंक इन दिस मैनर, इफ दिस वाज इक्वल टू 14, इन दैट केस एवरेज वुड नॉट हैव चेंज बिकॉज द न्यू वैल्यू वुड हैव बीन एग्जैक्टली इक्वल टू द एवरेज, ओल्ड एवरेज। बट अगर नया वैल्यू हमारा 19 है, सो 19 इज 14 प्लस 5, तो दिस इज 5 एक्स्ट्रा फ्रॉम द ओल्ड एवरेज। जो 5 एक्स्ट्रा है ये हमें सारे नंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जब नया एवरेज बनेगा तो क्या है, नया एवरेज सारे नंबर्स का रिप्रेजेंटेटिव है। सो न्यू एवरेज अगर ए है तो वी कैन राइट इट एन नंबर ऑफ टाइम्स, जितने हमारे टोटल टर्म्स होंगे अब प्रेजेंट कंडीशन में नई वैल्यू ऐड करने के बाद में। ठीक है, सो 5 हमें जो एक्स्ट्रा मिला है, 14 तो ऑलरेडी एवरेज था, 14 अगर नए नंबर में भी आ रहा है तो वो तो रहेगा 14, बट ये जो एक्स्ट्रा लेके आ रहा है नया नंबर, वो एक्स्ट्रा सब में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अगर लेसर लेके आ रहा होता तो वो जो लेसर लेस होता, अगर 5 लेस होता तो 5 लेस यानी -5 सब में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, ऐसे +5 सब में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब 5 नंबर्स इन टोटल हैं, तो +5 5 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो एक को कितना मिलेगा, एक को मिलेगा +1, यानी कि एवरेज हमारा इंक्रीज हो जाएगा 1 से। ठीक है, 14 + 1, अभी जो 5 एक्स्ट्रा है सब में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो अगर पहले हमारा एवरेज मान लो 14 था, ओल्ड एवरेज 14 था, तो सब में 14 14 14 लिखा। ठीक है, अब 5 एक्स्ट्रा को सब में ऐड करोगे तो +1 + 1 ऐड होगा। तो इफेक्टिवली न्यू एवरेज विल बी इक्वल टू 15। ओके, नया एवरेज हमारा 15 हो जाएगा। क्या क्लियर है? एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमने लिया वैल्यूज 5, 12, 17, 22, फिर एक वैल्यू हमने ऐड किया 16 और एक वैल्यू ऐड किया 12। सो इवन इन दिस केस क्या हो रहा है, जो दो टर्म्स हमने ऐड किए हैं इन दोनों टर्म्स का एवरेज क्या है, इनका एवरेज स्टिल 14 है। पहले भी एवरेज 14 था, नए टर्म्स का भी एवरेज 14 है, तो यहाँ पे भी ओवरऑल एवरेज हमारा अभी भी 14 ही आएगा। ओवरऑल एवरेज अभी भी हमारा 14 ही आएगा। अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं। हमने कहा नंबर्स है 5, 12, 17, 22, 19 एंड 25। सो वी हैव एडेड दीज टू न्यू नंबर्स। तो पहले वाले टर्म्स का हमारा एवरेज क्या था, एवरेज वाज इक्वल टू 14। ओके, अब सारे के सारे टर्म्स में 14 लिख देते हैं नीचे और देखते हैं चेंज इन एवरेज क्या आएगा। तो 6 टाइम्स, क्योंकि अब 6 नंबर्स हो गए हमारे पास, बट जो नए नंबर्स आए दीज आर नॉट 14, दीज आर मोर देन 14। सो ये जो 19 है दिस इज +5, 5 एक्स्ट्रा है, और 25 क्या है, दिस इज 11 एक्स्ट्रा। ठीक है, दिस इज 11 एक्स्ट्रा, है कि नहीं, 11 एक्स्ट्रा हो रहा है। ठीक है, अच्छा इसको 27 कर लेते हैं। भाई कैलकुलेशन अपनी थोड़ी सी आसान है, बस उस रिसिप्ट में। ठीक है, हमने कर लिया इसको 27, तो 27 कर लिया। सो नाउ दिस इज 13 एक्स्ट्रा। अभी जो एक्स्ट्रा है, कितना एक्स्ट्रा हमें मिल गया है, 5 + 13 18 एक्स्ट्रा मिल गया है। तो इसको 6 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो एक को कितना मिलेगा, एक को मिलेगा +3, यानी कि एवरेज हमारा हो जाएगा 17। एवरेज, न्यू एवरेज विल बी इक्वल टू 17। और कैसे निकाला हमने, जो एक्स्ट्रा आया है ये सम में आया है। ठीक है, सो डेल्टा ए चेंज इन एवरेज विल बी इक्वल टू डेल्टा एस डिवाइड बाई एन। और सम में कितना चेंज आया, 18 एक्स्ट्रा मिला है, और एन इज इक्वल टू 6 है, क्योंकि 6 वैल्यूज हो गई।
सो एवरेज में चेंज आएगा 3 का। तो जहां तक पॉसिबल होगा हम केसेस में समझ के बार बार लगातार करने की कोशिश करेंगे कि इस तरह से हम अपना एवरेज निकालें, ठीक है। और जहां पे नहीं निकलेगा तो इक्वेशन तो बना ही सकते हैं हमेशा। ओके, अब आगे के क्वेश्चंस करते हैं। So for example, this question, the average of 5 consecutive numbers is a. If the next two numbers are also included, so how will the average vary? नए दो नंबर्स ऐड करोगे तो नया एवरेज क्या होगा? एवरेज ऑफ 5 consecutive नंबर्स, 5 हमारे consecutive नंबर्स हैं, उनका एवरेज ए है। जब 5 consecutive नंबर्स हैं तो ये नंबर्स हमारे क्या है? एपी फॉर्म कर रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। और जो मिडिल वैल्यू होगा वही हमारा एवरेज होगा, क्योंकि ये 5 नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, एपी में है, ठीक है। एवरेज ए आ रहा है तो ए को मिडिल में रख दो। अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा? A+1। उसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा? A+2। उससे पहले का नंबर A-1। उससे पहले का नंबर A-2। और 5 नंबर्स ही थे, तो इन 5 नंबर्स का एवरेज क्या है? एवरेज इज इक्वल टू ए। ओके, सो दिस इज एज गुड एज सेइंग कि सारे नंबर्स की जगह ए रिप्लेस कर दो, है कि नहीं? बट हमने क्या किया? हमने नेक्स्ट 2 नंबर्स को ऐड किया, एंड अब एवरेज में चेंज क्या आएगा ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। सो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? A+2 के बाद में आएगा A+3, फिर आएगा A+4। अब एक्स्ट्रा हमें क्या मिल रहा है? सिंस एवरेज इज ए तो एवरेज से एक्स्ट्रा देखोगे हमेशा, ठीक है। +3 यहाँ मिल रहा है, यहाँ +4 मिल रहा है, तो 3 एक्स्ट्रा है, यहाँ 4 एक्स्ट्रा है। ओके, टोटल एक्स्ट्रा कितना मिला? 7 मिला है, 7 एक्स्ट्रा मिला है, और नंबर्स भी 7 है, नंबर्स भी 7 है, तो डेल्टा ए क्या आ जाएगा? डेल्टा एस बाई एन। तो 7 + 7 डिवाइड बाई 7, एंड हेंस 1 का इंक्रीज आएगा एवरेज में, तो एवरेज विल इंक्रीज बाई 1। ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी समझ सकते हो, और क्योंकि नंबर्स हमारे ए पी में है तो वैसे भी देख सकते हो कि अब हमारे पास 7 वैल्यूज है, 7 वैल्यूज है, तो मिडिल वैल्यू विल बी नाउ A+1। मिडिल वैल्यू कौन सी होगी? फोर्थ वैल्यू होगी, क्योंकि अब वैल्यू 7 हो गई, पहले 5 थी, तो 5 में थर्ड वैल्यू वॉज मिडिल, ठीक है। अब 7 में फोर्थ वैल्यू विल बी मिडिल, सो यानी कि एवरेज इन दिस केस विल बी, न्यू एवरेज विल बी A+1। इस तरह से भी ऑब्जर्व कर सकते हो। क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? इनफैक्ट जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन दिया हो जहाँ पे कि हमें 5 कॉन्स्टिट्यूट नंबर्स हैं, 6 कॉन्स्टिट्यूट नंबर्स हैं, और फिर हमें क्वेश्चन आंसर पूछा है जहाँ पे कि हमें कोई रैंडम वैल्यू उसने ए बी सी अननोन कुछ दिया हुआ है, तो सबसे आसान तरीका क्या है? इससे भी आसान तरीका क्या है कि तुम उन वैल्यूज को स्टार्टिंग 5 कॉन्स्टिट्यूट नंबर्स मान लो। मान लिया हमने कि 1 2 3 4 5 है, ये नंबर्स हमारे 1 2 3 4 5 हैं, और इनका एवरेज क्या होगा? एवरेज विल बी 3। सो ए इज इक्वल टू 3 इन दिस केस। अब नेक्स्ट 2 को ऐड कर लो, तो नेक्स्ट 2 हो जाएंगे 6 एंड 7। अब एवरेज क्या हो जाएगा? इन दिस केस नया एवरेज हो जाएगा हमारा, मिडिल वैल्यू हो जाएगी 4। सो दिस इज द न्यू एवरेज। तो चेंज क्या आया? चेंज आया +1 का, ठीक है। या जब भी ए बी फॉर्म हो रहा है तो ए बी में लॉजिक क्या है कि अगर तुम नए दो नंबर्स ऐड कर रहे हो तो जितना तुम नंबर्स ऐड करो उसका आधा एवरेज आधे से शिफ्ट होगा, क्योंकि एवरेज विल बी एग्जैक्टली इन द मिडिल। सो इन एनी एपी एवरेज इज एग्जैक्टली सिटिंग इन द मिडिल, एवरेज इज इन द मिडिल। और वी कैन से इट इज द मीडियन। मिडिल की हम बात कर रहे हैं, सो मिडिल में कब हुआ? जबकि नंबर्स आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, नंबर्स आर इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग में होंगे तब भी चलेगा, बट एक ऑर्डर में होंगे तभी मिडिल वैल्यू की हम बात कर रहे हैं। दैट इज ऑल्सो मीडियन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मीडियन। तो एवरेज इज एक्जैक्टली इन द मिडिल इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो जब तुम दो नंबर्स ऐड करोगे तो मिडिल कहाँ पे? मिडिल 1 नंबर से शिफ्ट होगा। दैट इज वाई हमारा नंबर अगर 1 से इंक्रीज करेगा, क्योंकि हमारा जो कॉमन रेशियो है वो इस केस में क्या है? कॉमन डिफरेंस है, दैट इज इक्वल टू 1, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है हमारे। अगर कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो वहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस होता है 2 का, तो हमारा एवरेज 2 से इंक्रीज करता है फॉर द सेम क्वेश्चन। ओके, क्या ही क्लियर है? क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? और मल्टीपल मेथड से इसलिए देखना ताकि तुम्हें और कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए, कंफ्यूज नहीं होना। कंफ्यूज नहीं होना, पेशेंस से बातों को समझना। अपने एंड पे जब तक लिख के नहीं देखोगे तब तक बातें समझ में नहीं आएंगी। जैसे इवन नंबर्स के लिए बात किया हमने, तो इवन नंबर्स में क्या करोगे? इवन नंबर्स को देखो, 2 4 6 8 एंड 10। सो एवरेज क्या है? एवरेज इज एग्जैक्टली इन द मिडिल, 6 है एवरेज। हमने दो और कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स ऐड किए, 12 14। अब एवरेज कहाँ पे आया? एवरेज पहुंच गया हमारा 8। तो इंक्रीज कितना आया? 2 का इंक्रीज आया, बिकॉज यहाँ पे गैप ही हमारा 2 का था, ठीक है। गैप ही 2 का था। क्या ये क्लियर है? ओके, next question. The average presence of employees of a company for yoga sessions in an office on Monday, Tuesday, and Wednesday is 32, and on the Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday is 30. If the average number of employees on all 6 days is 26, then number of employees who attended the session on Wednesday क्या होगा? ठीक है, वेडनेसडे को क्या होगा? अभी यहाँ पे देखो, पहले वाले केस में क्या है कि हमारे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज फॉर योगा सेशन ऑन मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, दैट इज 32। एवरेज गिवन है, सम निकाल सकते हो। मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, सम क्या आ जाएगा? 32 एवरेज है, 32 इंटू 3 तो 96 आ जाएगा।
और फिर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे प्लस सैटरडे का एवरेज है 30 और नंबर ऑफ डेज है 4, तो 30 × 4 यानी 120 सम आ जाएगा। क्वेश्चन पूछा एवरेज नंबर एम्प्लॉइज ऑन ऑल द 6 days इज 26, ऑल 6 days इज 26। तो सारे 6 days को ऐड करने पर 26 आ रहा है, पहले इन सबको ऐड कर लो, ऐड दीज टू। सो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, मैं मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे डबल आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे प्लस सैटरडे, ये तो हो ही रहा है, बट वेडनेसडे एक बार और आ रहा है। टोटल सम आ रहा है हमारा 120 प्लस 96 216। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि एवरेज इज 26 फॉर 6 days, तो इन 6 days का एवरेज 26 है, सम हो जाएगा 26 × 6, तो 26 × 6 प्लस वेडनेसडे इज 216, सो वेडनेसडे इक्वल 216 माइनस 26 × 6, ओके। और 26 × 6 क्या है, दिस इज 120 156 216 माइनस 156 एंड हेंस वैल्यू ऑन वेडनेसडे दैट इज इक्वल टू 60 आ जाएगा, ऑप्शन सी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, the mean of 25 observations is 36. If the mean of the first 13 observations is 32 and that of the last 13 observations is 39, तो 13th observation क्या होगा? अगर first 13 observations का mean है 32, last 13 का है 39, तो what will be 13th observation? ठीक है, तो total observations हमारे पास 25 है, टोटल 25 है, ठीक है। सो ऑब्जर्वेशन नंबर 1, A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन, मिडिल में आएगा A13, A14 और फिर लास्ट में आएगा A25, ठीक है। तो फर्स्ट 13 होंगी फ्रॉम A1 टू A13, दिस विल बी फर्स्ट 13, और लास्ट 13 होंगी फ्रॉम A13 टू A25, दिस विल बी लास्ट 13, यानी कि A13 दो बार अपियर होगा इसमें, तो वही डबल आएगा। तो ओवरऑल 25 ऑब्जर्वेशंस का एवरेज 36 है, तो सम क्या होगा 25 × 36, और यहाँ पे हमारा फर्स्ट 13 का एवरेज 32 है, तो 32 × 13 प्लस लास्ट 13 का 39 है, तो 32 सॉरी 39 × 13, और इसमें A13 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे हमारा राइट हैंड साइड में A13 रिपीट हो रहा है, तो इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में A13 ऐड करोगे तब तो इक्वल होगा, तसली से समझ लो। 25 सम आ गया फॉर ऑल 25 टर्म्स, और राइट हैंड साइड में लिखा 32 × 13 प्लस 39 × 13, तो फर्स्ट 13 प्लस लास्ट 13 को ऐड किया, बट क्योंकि हमारा A13 यानी कि जो टर्म एक्जैक्टली मिडिल में है वो डबल हो रहा है, तो उसको एक बार और ऐड करोगे तब इक्वेशन हमारा प्रॉपर सॉल्व होगा। और क्वेश्चन वही पूछ रहा है 13th ऑब्जर्वेशन क्या है, तो अब इसके बाद में बस सबको वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लो, 36 × 25 900 आ गया, A13 आ जाएगा इक्वल टू माइनस का 900 उधर हो जाएगा, पर पहले 32 × 13 प्लस 39 × 13, यानी कि ये आ गया 71 × 13 माइनस 900, और 13 7 91, तो 910 प्लस 13 923 माइनस 900, सो आंसर विल बी 23। तो 13 टर्म आ जाएगा 23, इसके अलावा कोई टर्म पूछता तो नहीं निकाल पाते, बट 13 टर्म इज डेफिनेटली 23, ऑप्शन बी इज द आंसर, ऑप्शन बी इज द आंसर। क्या क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, in a cricket team of 11 players, the average age is 28 years. Out of these, the average of these three groups of three players each are 25, 28, and 30 years respectively. If in these groups, captain and the youngest player are not included, and the captain is 11 years older than the youngest player, तो age of the captain क्या होगा? Again इस बार हमारे पास 11 players हैं in total, और इन 11 players को हमने ब्रेक किया है 3 ग्रुप्स में, तो 3 ग्रुप्स ऑफ 3 प्लस एडिशनली 2 मोर प्लेयर्स आर देयर, और वो प्लेयर्स कौन से हैं? कैप्टन प्लस यंगेस्ट प्लेयर, and also given is that captain is 11 years older than the younger player, so captain is younger player का एज प्लस 11 years, सबको सम कर लो। 11 प्लेयर्स का एज है 28, एवरेज है 28, तो 11 × 28 विल बी सम ऑफ देयर एजेस, एंड दिस विल बी इक्वल टू सम ऑफ दीज 3 ग्रुप्स का एजेस, तो 3 × 25 प्लस 3 × 28 प्लस 3 × 30 प्लस कैप्टन प्लस यंगेस्ट प्लेयर, और कैप्टन का एज क्या है? दैट इज y+11, तो यहाँ पे y+11 को रिप्लेस कर देंगे, ओके। सिंप्लीफाई कर लो, तो 280 प्लस 28 दैट इज 308, दिस इज इक्वल टू 75 प्लस 84 प्लस 90 प्लस 2y+11 प्लस 2y+11, तो कितना सम आ गया? 90 प्लस 84 174 प्लस 75, तो 249, तो 2y+11
308 माइनस 249 यानी कि आ गया वैल्यू 59। तो यहाँ से 2y आ गया इक्वल टू 48। सो एज ऑफ द यंगेस्ट प्लेयर इज इक्वल 24 आ गया, एंड हेंस कैप्टन का एज विल बी 11 मोर, so that will be 35. Age of the captain will be 35 years. Option C is the answer. Okay. ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा 35 years. क्लियर है? Next question. Imagine that there are 459 managers in a hotel. If the number of managers is enlarged by 36, the expense of the food increases by rupees 81 per day, while the average spending per head decreases by 1. तो एवरेज हमारा 1 से डिक्रीज कर गया है पहले के मुकाबले, बट स्पेंडिंग हमारा इंक्रीज किया है क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन भी तो इंक्रीज किया, दैट इज वाई एवरेज डिक्रीज किया है. तो फाइंड द ओरिजिनल स्पेंडिंग ऑफ द होटल ऑन फूड. ओरिजिनली कितना एक्सपेंडिचर होता था? तो ओरिजिनली हमारे पास नंबर ऑफ मैनेजर्स कितने थे? 459, बट नाउ देयर इज इंक्रीज ऑफ 36. एवरेज, सो अब कितना हो गया इन न्यू केस? टोटल आया 495. ओरिजिनली एवरेज वॉज इक्वल टू ए, और अब हो गया एवरेज ए माइनस 1, डिक्रीज कर गया 1 से. और एक्सपेंडिचर में इंक्रीज कितने से आया है? आया है 81 से. तो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर कितना था? 459 इंटू ए. न्यू एक्सपेंडिचर क्या है? 495 इंटू ए माइनस 1. और चेंज किया है 81 रुपीज़ का चेंज आया, तो 459 ए प्लस 81, दिस इज इक्वल टू 495 इंटू ए माइनस 1. ये इक्वेशन बन जाएगी. इक्वेशन बना लेंगे 459 ए प्लस 81 दैट इज इक्वल 495 इंटू ए माइनस 1. अब सिंप्लीफाई कर लो इसको. ठीक है, तो दिस इज 495 ए माइनस 495 एंड दैट इज इक्वल टू 81 प्लस 459 ए. अब 459 ए को राइट हैंड साइड में लेके चलो, 495 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले, तो 495 ए माइनस 459 है, दैट इज 36 ए, एंड दिस इज इक्वल टू 495 प्लस 81 विच इज इक्वल टू 576. काटा पीटी करोगे 36 1 जा 36, सो 16 आ जाएगा. सो ओल्ड एवरेज इज इक्वल टू 16. और क्वेश्चन ने क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि ओरिजिनल एक्सपेंडिचर क्या था. दैट विल बी 459 इंटू 60. 459 इंटू 60, 16 9 आर 144, 14 कैरी हो गया, 80 प्लस 14 94, 4 9, और 16 4 64 प्लस 9 7344 विल बी ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ द होटल. ऑप्शन ए विल बी द आंसर. ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा इस केस में. क्या क्लियर है? ठीक है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. If the mean of A, B and C is m, AB plus BC plus CA is equal to 0, and mean of A square, B square and C square that is k into m square, तो k का वैल्यू क्या होगा? A, B और C का मीन 0, मीन m है, तो सम क्या होगा? A plus B plus C by 3 will be equal to m, यानी A plus B plus C आ जाएगा equal to 3 times m, because there are 3 values. ओके, अब A B plus B C plus C हमें गिवन है इक्वल टू 0, और ऑल्सो गिवन है कि A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर का मीन इज k m स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर हमें करना पड़ेगा, तो स्क्वायर कर दो इसको, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. A plus B plus C whole squared, this is equal to 3m whole squared. A square plus B square plus C square plus 2AB plus 2BC plus 2CA, this is equal to 9m square. Now AB plus BC plus C अगर 0 है तो 2 times of that will also be 0, तो ये पार्ट तो 0 हो गया. तो A square plus B square plus C square इक्वल टू आ गया 9m square. बट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है मीन क्या है, उनका एवरेज क्या है, तो डिवाइड बाई 3 कर दो, तो ये वैल्यू आ जाएगी मीन की. तो दिस इज इक्वल टू km स्क्वायर, राइट हैंड साइड क्या है 9/3 यानी 3m स्क्वायर. तो नाउ कंपेयर द कोफिशिएंट्स, तो k इज इक्वल टू 3 आ गया. ऑप्शन ए आ गया, k इज इक्वल टू 3. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब यहाँ पे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 का हमें मैच करना है. तो मैचिंग वाले क्वेश्चन में हमेशा जो सबसे सिंपलेस्ट कैलकुलेशन लगे या तो उसको देख लो, और या फिर देख लो कहाँ पे पैटर्न हमारा बन रहा है, ज़्यादा वैल्यूज एक साथ मैच कर रही हैं. ठीक है. सो सबसे सिंपलेस्ट क्या लग रहा है यहाँ पे? फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, हाँ ईजी है ये. ऑल फैक्टर्स इससे ईजी बाकी होंगे. ठीक है, इससे ईजी बाकी होंगे. तो और मीन ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 4, हाँ तो ये बिल्कुल आसान है. फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 4 का मीन क्या होगा? 4 8 12 16
24, क्योंकि एपी में लाई कर रहे हैं तो मीन एग्जैक्टली मिडिल में होगा। 12 + 16/2 यानी कि 14 आ जाएगा एवरेज, 14 आ जाएगा। और 14 दिया है 4 में तो C4, और C4 आ रहा है सिर्फ एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, C and 4 एक ही ऑप्शन में आ रहा है। बाकी जी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं, जैसे ऑप्शन डी है, इफ द मीन ऑफ x - 5y, x - 3y, x - y, x + 5, x + 3y, x + 5y। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज क्या है, एपी में है। अगेन यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, कॉमन डिफरेंस है +2y का। सारी वैल्यूज एपी में है, तो हमारा मीन कहाँ पे होगा, एग्जैक्टली मिडिल में होगा। एग्जैक्टली मिडिल कहाँ पे आएगा, जब इन वैल्यूज को लिखोगे तो एग्जैक्टली मिडिल x होगा, यानी कि x की ही वैल्यू 12 है, x = 12। तो हमारा ऑप्शन डी मैच कर रहा है 1 से। ऑप्शन ए, मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7 एंड 11। अब इनका मीन क्या होगा, तो 11, 7, 18, 18 + 10, 28 by 5, that is 5.6, this is 5.6 and mean of all factors of 24। 24 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 24 इज, देखो सॉल्व नहीं करना है एग्जाम में, एग्जाम तो हमारा, एग्जाम में क्वेश्चन करते तो बस पहला पार्ट करते ही खत्म हो गया था। ठीक है, बट अभी तो देख रहे हैं बस वैसे ही। 24 = 22³ × 3 to the power 1। तो टोटल फैक्टर्स कितने आएंगे, 4 × 2, 8 फैक्टर्स आएंगे। और फैक्टर्स को कैसे लिखोगे, 24 है तो दिस कैन बी 1 × 24, या 2 × 12, 3 × 8, या 4 × 6, सारे 8 फैक्टर्स हो गए। अब इनका एवरेज निकालना है, तो 1 + 2 + 3, 6 + 4, 10, 10 + 36 + 14, 10 + 50, 60 आ गया, 60/8, that is equal to 7.5। So average will be 7.5। Okay. Next question. A car owner buys petrol at the rate of ₹17, ₹19 and ₹20 per liter, respectively for 3 consecutive years. तो 3 साल का रेट अलग अलग है, ₹17, ₹19, ₹20। Compute the average cost per liter if he spends ₹6460 per year for 3 consecutive years। तो हमारा एवरेज कॉस्ट पर लीटर क्या आएगा, एवरेज कॉस्ट विल बी इक्वल टू टोटल कॉस्ट फॉर ऑल 3 years डिवाइडेड बाई टोटल पेट्रोल कंजम्पशन, टोटल पेट्रोल कंजम्पशन। अब हर साल का कॉस्ट तो सेम ही है हमारा, 6460 रुपीज़ ही है, बट क्योंकि प्राइस डिफरेंट है दैट इज वाई पेट्रोल कंजम्पशन विल बी डिफरेंट। ओके, तो टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल टू 3 × 6460 डिवाइडेड बाई फर्स्ट ईयर का कंजम्पशन विल बी 6460 डिवाइड बाई 17, नेक्स्ट ईयर का होगा 6460 डिवाइड बाई 19। अब ये सब मल्टीपल होंगे शायद। ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। 6460 डिवाइड बाई 20, 17, 19 और 20 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 3 × 6460 क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 3 × 646, 1800, 1920, 1938, 19380 डिवाइड बाई, अब 17 से जाएगा 3 टाइम्स। ठीक है, 17 3 51, बच गया 136, तो 38, 380, 380, 19 से 19 3 57, 76, 340, और 20 से जाएगा ये इक्वल टू हो जाएगा 323। ओके, तो ये वैल्यू आ गया हमारे डिनोमिनेटर में, सबको ऐड कर लो। सो 19380 डिवाइडेड बाई 380, 340, 323, तो दैट इज इक्वल टू 720, 1043, 1043। दिस इज अवर आंसर। बट अभी भी ऑप्शंस जो हैं, अगर हम देखें तो 1043 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 19 से, तो दिस विल बी मच लार्जर देन 19380। तो ऑप्शन सी और डी तो आंसर नहीं है, तो पक्की बात है। ठीक है, डी तो वैसे भी नहीं हो सकता था, क्योंकि जब एवरेज हमारा मैक्सिमम वैल्यू, देखो एवरेज हमेशा जो होगा, एवरेज विल ऑलवेज लाई समवेयर इन द मिडिल। 17 से कम नहीं हो सकता, मिनिमम वैल्यू से कम नहीं होगा, मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा नहीं होगा एवरेज। तो एवरेज हमेशा मिनिमम मैक्सिमम के बीच में होगा, 17 से 20 के बीच में ही होगा। तो ऑप्शन डी तो वैसे भी कभी पॉसिबल नहीं था, बिना इस क्वेश्चन को देखे भी कह सकते थे कि दैट इज नॉट पॉसिबल। सिमिलरली 17 से छोटा कोई वैल्यू होता तो वो पॉसिबल नहीं था। ठीक है, बट ऑप्शन सी हम देख पा रहे हैं कि 19 से मल्टीप्लाई करोगे 1043 को, दैट विल बी ग्रेटर देन 19380। तो ये तो आंसर नहीं है, बट ए और बी काफ़ी क्लोज है। और यहाँ पे जो है जैसा वैल्यू, इसको अप्रॉक्सीमेट नहीं कर पाओगे क्योंकि ए और बी क्लोज हैं। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे वैल्यू निकाल लो, कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो 1043 इंटू 18 कर लेते हैं पहले, इंटू 18 कर लेते हैं। तो 18 3 54, 4 आ गया, 5 कैरी हो गया, 72 + 5 77, सो 18774। ये वैल्यू आ गया 18 टाइम्स। एक्स्ट्रा कितना है यहाँ पे, एक्स्ट्रा कितना है, एक्स्ट्रा आ रहा है हमारा, यहाँ पे बचा हमारा प्लस 226, 19,000 हो गया, प्लस 380, तो 580, तो प्लस 606 बच रहा है, प्लस 606 बच रहा है। तो रफली ये 0.6 के आसपास आएगा, ऑप्शन बी आंसर होगा। 0.5 नहीं होगा, बिकॉज 0.5 विल बी 520 के आसपास, और हमें ऐड करना है 606, तो 0.6 होगा। ओके,
ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली अप्रॉक्सीमेट नहीं कर सकते थे, इधर से अप्रॉक्सीमेट नहीं हो पाता क्योंकि वैल्यूज इतनी सिंपल नहीं थी और कुछ कटपेट भी नहीं रहा है यहाँ पे, कोई हमारा कॉमन फैक्टर भी नहीं दिख रहा है। दैट इज वाई यहाँ पे हमें आसपास जाना पड़ेगा। 18 से मल्टीप्लाई करके हमें आइडिया लग गया कि जो 606 है ये सिर्फ और सिर्फ 0.5 मल्टीप्लाई करके तो आएगा नहीं, तो 18.49 तो होगा नहीं आंसर, 18.58 ही होगा आंसर इसका फॉर श्योर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये एक दो क्वेश्चन है जहाँ पे कि मीडियन और मोड भी अप्लाई हो रहा है। तो मीन तो हो गया हमारा, हमें पता है कि मीन इज अरिथमेटिक मीन विच इज एवरेज। तो मीन में प्रॉब्लम नहीं। मीडियन क्या है? मीडियन है जब सारे के सारे वैल्यूज को एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओगे तो जो मिडिल वैल्यू होगा दैट विल बी अवर मीडियन। जैसे हमने एपी वाले केस में देखा है, दैट इज अवर मीडियन। मोड इज मोस्ट कॉमनली अकरिंग वैल्यू, द वैल्यू विद मोस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो मीन इज एवरेज, median is value in the middle when numbers are arranged in increasing order. And mode is most frequently occurring value. सबका अपना अपना रेलेवेंस है अलग अलग जगह पे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मोड का रेलेवेंस सबसे ज़्यादा क्या फैशन में कि हर नंबर के शूज़ इक्वल नंबर में नहीं बनाए जाते, विच आर मोस्ट कॉमन वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, और विच आर मोस्ट रेयर वो सबसे कम प्रोड्यूस होते हैं। तो सबको इक्वल नहीं बनाया जाता कि 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर सबका इक्वल नंबर प्रोडक्शन हो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, सो एनीवे, सो मीन ऑफ एक्स वाई जेड इज वाई। तो अगर मीन ऑफ एक्स वाई जेड वाई है तो डेफिनेटली एक्स प्लस जेड 2y होगा, ये करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि एक्स प्लस वाई प्लस जेड y3 दिस इज इक्वल टू y, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3y, तो एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू y। ठीक है, या वैसे भी समझ लो कि एक्स वाई जेड का अगर मीन आ रहा है वाई, तो वाई तो अपने आप के बराबर है ही है, तो एक्स और जेड का एवरेज वाई आना पड़ेगा, तभी तो हमारा ओवरऑल एवरेज वाई होगा। तो दैट इज वाई एक्स प्लस जेड इक्वल टू वाई, तो दिस इज करेक्ट। स्टेटमेंट ए करेक्ट है। स्टेटमेंट बी कह रहा है मीडियन ऑफ 15, 28, 72, 56 और सबका मिला के 43 आ रहा है, तो इसके लिए तो वैल्यूज को अरेंज करना पड़ेगा। 15 लिखा हमने, नेक्स्ट वैल्यू स्मॉलेस्ट आ रहा है 28, फिर आफ्टर 28 वी हैव 31, देन वी हैव 32, देन 43, 44, 51, 56, 72। टोटल वैल्यूज कितनी थी? अच्छा, टोटल वैल्यूज देख लेते तो पहले भी हम आइडिया लगा सकते थे बिना सारी वैल्यूज देखे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वैल्यूज ओवरऑल हैं, तो फिफ्थ वैल्यू हमारा मीडियन होगा। तो अगर हम 5 वैल्यूज भी लिख पा रहे हैं, उसके बाद की वैल्यूज को लिखना जरूरी भी नहीं है, कुछ भी वैल्यूज अगर उससे ज़्यादा है तो डेफिनेटली हमारा फिफ्थ वैल्यू इज द मीडियन, दैट इज 43। तो यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। और फिर मोड ऑफ 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3, तो 3 आ रहा है इसमें मल्टीपल टाइम्स, 4 टाइम्स आ रहा है, तो यस 3 इज द मोड, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑप्शन डी इज द आंसर। ऑप्शन डी इन दिस केस इज द आंसर। ओके, next question. Let x be the median of that given data and if 8 is replaced by 18, the median of data is y. तो sum of x और y क्या होगा? अब यहाँ पे काफ़ी सारी वैल्यूज गिवन है, तो बहुत कॉशियसली हमें यहाँ पे काम करना पड़ेगा। सबसे पहले देखते हैं कि सब स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है। 13, 8, 15 वैल्यूज कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 वैल्यूज है। तो लिखने के बाद भी एक बार इंश्योर करेंगे 15 वैल्यूज हमने ऐड की, क्योंकि यहाँ पे ऐसे केसेस में कन्फ्यूजन हो सकता है कि तुम 14 वैल्यूज लिखा 13 वैल्यूज लिखा, गलती हो सकता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करो स्मॉलेस्ट से, 8 से स्टार्ट किया। 8 के बाद में 9 तो नहीं है, 9 है 9 है, 9 एग्जैक्टली 1 से। ठीक है, 10 नहीं है, और अब नेक्स्ट वैल्यू क्या है? 13 है, 13 से छोटा कोई वैल्यू आ रहा है यहाँ पे? 13 आ रहा है, ओके। 13 कितने बार आ रहा है? 1 2 ट्वाइस आ रहा है। देन 14 1 2 3 4 टाइम्स आ रहा है 14। इसके बाद में 15 आ रहा है हमारा, वंस एंड ट्वाइस एंड थ्राइस। कितनी वैल्यूज हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो गई, यानी कि 4 और वैल्यूज बच्चे। 15 के बाद में आ रहा है 16 आ रहा है, 16 ट्वाइस आ रहा है, फिर 17 ट्वाइस आ रहा है, तो सारी वैल्यूज हमारी हो गई। ओके, अब इनमें हमें मीडियन चाहिए। मीडियन का कौन सा? टोटल 15 वैल्यूज हैं, तो मीडियन हमारा होगा 8th वैल्यू, एग्जैक्टली इन द मिडल। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मीडियन इज दिस वैल्यू विच इज इक्वल टू 14। तो एक्स इज इक्वल टू 14 आ गया। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? हमने 8 को रिप्लेस कर दिया 18 से। अब 18 तो अभी तक था भी नहीं, बट 8 को हमने हटा दिया यहाँ से और फिर हमने 18 ऐड कर दिया।
तो जैसे ही 8 को हटा के 18 ऐड करोगे, सो अब हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या है, 14 अब आ गया, ये आ गया 7th प्लेस पे, नए वाले केस में 7th प्लेस पे आ गया। सो अब हमारा नेक्स्ट जो वैल्यू है, दिस विल बी अवर न्यू मीडियन 15, तो दिस विल बी इक्वल टू वाई, एक्स 14 था, वाई इज इक्वल टू 15 हो गया, तो एक्स प्लस वाई 29 हो जाएगा, क्योंकि अब हमारा 14 से पहले के जो नंबर्स थे वो कम हो गया ना, 8 हट गया और लास्ट में एक वैल्यू ऐड हो गया, दैट इज वाई हमारा रिप्लेस हो जाएगा एक नंबर से मीडियन। सो न्यू मीडियन विल बी 15, 14 प्लस 15 विल बी 29, तो 29 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है, इतना ही रखते हैं सेशन में, क्योंकि दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन, और आई बिलीव जो भी क्वेश्चन डिस्कस सारे के साथ समझ में आएंगे। कहीं भी किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो कमेंट जरूर मेंशन करना। अगर सेशन पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उससे करना है। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, बाय, टेक केयर एंड कीप रनिंग।